हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके सुपर टेट, यूपी टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे। तो पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित है? ऑप्शन आपके सामने संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संघ सूची। दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित है, तो याद रखिएगा संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। अगर आपसे पूछा जाता कि जनसंख्या किस सूची के अंतर्गत वर्णित है, तो याद रखिएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत वर्णित है। अगला क्वेश्चन, मछलियों के यकृत में कौन सा विटामिन उपस्थित होता है? ऑप्शन आपके सामने है विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन डी। तो याद रखिएगा कि मछलियों की यकृत में यानी कि मछलियों के लीवर में विटामिन डी उपस्थित होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चावल को धोने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन बी1 नष्ट हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन ए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं बुध और शुक्र, ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन सी पृथ्वी और मंगल या फिर ऑप्शन डी अरुण और वरुण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति। दोस्तों, अगर सूर्य से चारों ओर ग्रहों का क्रम देखा जाए तो सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। यहाँ पर चौथे नंबर पर जो मंगल है और पांचवें नंबर पर जो बृहस्पति है, इन दोनों के बीच में छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यहीं पर आपसे पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बाबरनामा किसकी रचना है? ऑप्शन आपके सामने बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर या फिर ऑप्शन डी अबुल फजल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर। तो याद रखिएगा कि जो बाबरनामा है ये बाबर की रचना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हुमायूं नामा किसकी रचना है, तो याद रखिएगा गुलबदन बेगम की रचना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अकबर नामा किसकी रचना है, तो याद रखिएगा अबुल फजल की रचना है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 8 मार्च, ऑप्शन बी 13 फरवरी, ऑप्शन सी 24 जनवरी या फिर ऑप्शन डी 29 जुलाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 मार्च। तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी। तो याद रखिएगा कि लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था और इसी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और इसके बाद मुगल वंश की नींव रखी गई थी। अगला क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने कर्नाटक, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। याद रखिएगा कि जो लिंगराज मंदिर है इसका निर्माण अयाती केसरी ने करवाया था और याद रखिएगा कि जो लिंगराज मंदिर है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। अगला क्वेश्चन, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है कावेरी नदी, ऑप्शन बी शरावती नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी या फिर ऑप्शन डी गोदावरी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शरावती नदी। तो याद रखिएगा कि जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और याद रखिएगा कि ये शरावती नदी पर है यानी कि कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 7 अप्रैल, ऑप्शन बी 7 दिसंबर, ऑप्शन सी 4 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 22 अप्रैल।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 अप्रैल। तो इसे याद रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी अग्न्याशय ग्रंथि, ऑप्शन सी यकृत ग्रंथि या फिर ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि। तो याद रखिएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। और अगर आपसे पूछते हैं कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है तो याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है तो याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने 1928, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1971 या फिर ऑप्शन डी 1931। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1931। तो याद रखिएगा कि गांधी जी और इरविन के बीच 1931 में एक समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी तो याद रखिएगा 1919 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, धमनी में किस प्रकार का रक्त बहता है? ऑप्शन आपके सामने शुद्ध रक्त, ऑप्शन बी अशुद्ध रक्त, ऑप्शन सी रंगहीन रक्त या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुद्ध रक्त। तो याद रखिएगा कि जितनी भी धमनियां होती हैं उनमें शुद्ध रक्त बहता है और जितनी भी शिराएं होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि पल्मोनरी धमनी में किस प्रकार का रक्त बहता है तो याद रखिएगा अशुद्ध रक्त बहता है। और अगर आपसे पूछते हैं कि पल्मोनरी शिरा में किस प्रकार का रक्त बहता है तो याद रखिएगा शुद्ध रक्त बहता है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे कठोर तत्व किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने सोना, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी ग्रेफाइट या फिर ऑप्शन डी आयोडीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीरा। तो याद रखिए कि प्रकृति में सबसे कठोर तत्व हीरा को माना जाता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.47 एंगस्ट्रॉम होता है और याद रखिएगा कि इसी को सबसे कठोर तत्व माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसी धातु कौन सी है जिसमें विद्युत का चालन होता है तो याद रखिएगा ग्रेफाइट है। अगला क्वेश्चन, पुराणों को पढ़ने वाला पहला मुसलमान कौन था? ऑप्शन आपके सामने अमीर खुसरो, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी अलबरूनी या फिर ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलबरूनी। तो याद रखिएगा कि पुराणों को पढ़ने वाला पहला मुसलमान जो था वो अलबरूनी था। अगर आपसे पूछा जाता है कि पुराणों की संख्या कितनी है तो याद रखिएगा 18 है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है तो याद रखिएगा अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक देव की जीवनी किसने लिखी है? ऑप्शन आपके सामने हैं गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु फतेह सिंह, ऑप्शन सी गुरु अंगद देव या फिर ऑप्शन डी महाराजा रणजीत सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु अंगद देव। तो याद रखिएगा कि गुरु नानक देव की जो जीवनी लिखी गई है वो गुरु अंगद देव के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, गटर का संत किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कबीरदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी बाबा आमटे या फिर ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाबा आमटे। तो याद रखिए कि बाबा आमटे को ही गटर का संत कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बीजक किसकी रचना है तो याद रखिएगा कबीरदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, मानव घर किस महाद्वीप को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी एशिया या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरोप। तो याद रखिए कि यूरोप महाद्वीप को ही मानव घर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सभ्यताओं का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानवताओं का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है और अफ्रीका महाद्वीप को ही याद रखिएगा काला महाद्वीप भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हिम तेंदुआ किस राज्य का राजकीय पशु है? ऑप्शन आपके सामने लद्दाख, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी नागालैंड या फिर ऑप्शन डी मणिपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लद्दाख। तो याद रखिए कि जो हिम तेंदुआ है ये लद्दाख का राजकीय पशु है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लद्दाख की राजकीय पक्षी कौन सी है तो याद रखिएगा काली गर्दन वाली क्रेन है। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कंपास, ऑप्शन बी पटाना, ऑप्शन सी बेल्ट या फिर ऑप्शन डी थार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पटाना। तो याद रखिएगा कि श्रीलंका के घास के मैदान को पटाना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के किस भाग में भाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन आपके सामने भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 8 या फिर ऑप्शन डी भाग 20। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 8। दोस्तों याद रखिए कि भारतीय संविधान के भाग 8 में भाषाओं का उल्लेख है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है, तो याद रखिएगा भाग 2 में है। याद रखिएगा कि भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं और भाग 20 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, नदियों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान या फिर ऑप्शन डी फिनलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। तो याद रखिएगा कि बांग्लादेश को ही नदियों का देश कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नहरों का देश किसे कहा जाता है, तो पाकिस्तान को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा फिनलैंड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में तंत्र मंत्र का उल्लेख है? ऑप्शन आपके सामने ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या फिर ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो याद रखिएगा कि अथर्ववेद में ही तंत्र मंत्र का उल्लेख है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संगीत की जननी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा सामवेद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा को राज्य सूची से संवर्ती सूची में कब स्थानांतरित किया गया? ऑप्शन आपके सामने 1972, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1978 या फिर ऑप्शन डी 2002। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976। तो याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसी के तहत भारतीय संविधान में जो शिक्षा है इसको राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। और याद रखिएगा कि इसी 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले लोकपाल कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने केसी नियोगी, ऑप्शन बी पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन सी BN राव या फिर ऑप्शन डी गिरीश चंद्र मुर्मू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिनाकी चंद्र घोष। तो याद रखिएगा कि लोकपाल विधेयक 2013 में पारित हुआ था। और याद रखिएगा कि भारत के पहले लोकपाल जो है वो पिनाकी चंद्र घोष है। अगला क्वेश्चन, लाल शीशा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने सिंदूर, ऑप्शन बी रुधिर, ऑप्शन सी सर्पगंधा या फिर ऑप्शन डी फास्पिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंदूर। तो याद रखिएगा कि सिंदूर को ही आमतौर पर लाल शीशा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कुनलुन पर्वत, ऑप्शन बी रॉकीज पर्वत, ऑप्शन सी अराकान युमा पर्वत या फिर ऑप्शन डी हिमालय पर्वत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुनलुन पर्वत। तो याद रखिएगा कि कुनलुन पर्वत एशिया में है और इसी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन आपके सामने दोमट मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी बलुई मिट्टी या फिर ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काली मिट्टी। याद रखिएगा कि काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है और इसे स्वतः क्रम मिट्टी या फिर स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रेगुड़ मिट्टी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, द्रव स्वर्ण किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने पेट्रोल, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी बेसलीन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेट्रोल। तो याद रखिएगा कि पेट्रोल को ही द्रव स्वर्ण भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है जैसलमेर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी औरंगाबाद या फिर ऑप्शन डी बाड़मेर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद। तो याद रखिएगा कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है वो हैदराबाद में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किसकी मूर्ति है, तो याद रखिएगा संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा 216 फीट है। अगला क्वेश्चन, प्रमुख बौद्ध ग्रंथों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अंक, ऑप्शन बी त्रिपिटक, ऑप्शन सी आगम या फिर ऑप्शन डी जातक। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप हमारे करंट अफेयर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो टॉप जीके हब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।